तो आप क्लॉज 15 की बात करते हैं तो अप्रिशिएट करें, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है जब आप कैपिटल एसेट को अपने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करते हो। तो जब जब आप अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो आप नोट करें देयर वाज ऑलरेडी अ सेक्शन कॉल्ड 45(2). पर 45(2 प्लीज अप्रिशिएट कीजिए बोलता है कि भैया आपको जब आप कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, जहां पे आपको कैपिटल गेन पे नहीं करना, आपको सिर्फ मेजरमेंट करनी है कि कितना कैपिटल गेन या लॉस आएगा। तो ये चीज यहां पे लिखनी है आपने, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि वो इसका टारगेट क्या है, जस्ट टू मेजर कैपिटल गेन। पर कैपिटल गेन की लायबिलिटी कब है, जब आप वो जो पर्टिकुलर एसेट बेचोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब कैपिटल एसेट को आप स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो इट हैज डीम्ड टू बी अ ट्रांसफर, डीम्ड टू बी अ ट्रांसफर। अदरवाइज अगर 45(2) नहीं होता, नोबडी कैन अर्न फ्रॉम हिज हिमसेल्फ। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जहां पे 45(2) का टारगेट सिर्फ कैपिटल गेन या लॉस को डिटरमाइन करना है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेनेवर यू सोल्ड दैट पर्टिकुलर एसेट स्टॉक इन ट्रेड, तो ऐसे केस के अंदर वो जो प्रॉफिट आएगा उसके दो हिस्से हो जाएंगे। पहला जो ऑलरेडी कैपिटल गेन और लॉस जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, दूसरा हिस्सा जो होगा वो अब प्रॉफिट होगा, बिजनेस इनकम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा कब हो सकता है वो समझ लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से नवनीत भाई का वो क्लाइंट है, उसका बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी लैंड बैंक पड़ा हुआ है। उसने बोला यार इसकी ना प्लॉटिंग करके मैं इसके ना प्लॉट काट देता हूं। तो मोमेंट जैसे ही उसने मूड बनाया कि मैं प्लॉटिंग कर लूं, उसने एप्लीकेशन मूव कर दी कि भैया मुझे आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा दी कि भैया मुझे आप अप्रूवल दे दें ताकि मैं प्लॉटिंग कर पाऊं। से अप्रिशिएट करें उसने क्या किया, कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट कर लिया। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, सोचने भर से कुछ नहीं होगा। व्हेन यू एक्चुअली मूव द एप्लीकेशन, देन ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग हैज बीन डन। नाउ एक और इश्यू आता है कि क्या स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट क्या आपके केस के अंदर सर कवर होता है? तो सर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों बात आता हूं। फॉर्चुनेटली वो क्लॉज अभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम 2020 फाइनेंस एक्ट सर अब स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट भी अब टैक्सेबल हो गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड था, अब स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट भी अब टैक्सेबल हो गया है। मतलब सेक्शन 28(6) से 28 रोमन लेटर 6 से जो बोलता भैया आप अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो टैक्सेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अभी हम क्लॉज 13 हमने छोड़ दिया, अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्लॉज 13 में आप देखते थे कि वहां पे कैश बेसिस अकाउंटिंग कर सकते हो या मर्केंटाइल बेसिस अकाउंटिंग कर सकते हो, कैश बेसिस या मर्केंटाइल। अब माय क्वेश्चन इज, जहां पे कैश बेसिस होगा वहां तो दिक्कत है ही नहीं, जब मैं स्टॉक बेचूंगा, जब मैं वो कैपिटल एसेट बेचूंगा, जब मैं एसेट बेचूंगा तब जाके मेरा कैपिटल गेन राइज होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग कर रहा हूं, मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग कर रहा हूं और मैं स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ऐसे केस में मुझे टैक्स कब पे करना है? मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का। सर जब ट्रांसफर करूंगा या जब एसेट बेचूंगा? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, हाँ जी भैया, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, इन द ईयर ऑफ इसमें ट्रांसफर, कन्वर्जन पे होगा। जब कन्वर्जन पे होगा। हाँ जी भैया, तो कोई और कोई डिफरेंट बात भी कह रहा है? सर लिटरली स्पीकिंग व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी मच करेक्ट सर, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो सही मायने में जब स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दोगे तभी हो पाएगा। पर माय क्वेश्चन इज, जो मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं, सर इनकम टैक्स में टैक्सेशन इनकम का नहीं होता, टोटल इनकम का होता है। मैं फिर से बोल देता हूं, सर इनकम टैक्स में टैक्सेशन इनकम का नहीं होता, टोटल इनकम का होता है। और टोटल इनकम डिफाइंड है सर आपकी सेक्शन 2(+45) में। और सेक्शन 2(+45) क्या बोलता है? टोटल इनकम मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 5 कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन अंडर दिस एक्ट। मतलब तीन चीजें, अगर मुझे टोटल इनकम का पार्ट बनना है तो तीन चीजें। पहली बात, मैं इनकम बनना चाहिए, वो इनकम कौन सी सेक्शन 5 में रेफर्ड है, उसके बाद कंप्यूटेशन प्रोविजन। माय क्वेश्चन इज 28(6) से क्या इनकम है? आंसर इज यस। पर वो क्या सेक्शन 5 में रेफर्ड है? अप्रिशिएट कीजिएगा, जब आपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो सेक्शन 5 जो बोलता है वो दो चीजों को बोलता है। क्या बोलता है? पहला एक्रूअराइज और दूसरा रिसीव्ड। तो पहले रिसीव कर लेते हैं कि क्या ये इनकम रिसीव हुई? आंसर इज नो, रिसीव तो हुई नहीं। अब क्वेश्चन उठता है क्या ये इनकम एक्रूअराइज हुई है? तो एक्रूअराइज को ईडी से सुन 26 ITR 27 1954 सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली, और सुप्रीम कोर्ट 2023 आज तक बोलता आ रहा है कि मैंने आपको ईडी ससून में क्या समझाया था, एक्रूअराइज को क्या कहते हैं। दे सेड नॉट ओनली यू हैव अर्न्ड, अदर पर्सन शुड हैव अ लायबिलिटी टू पे इट आल्सो। तो क्वेश्चन उठता है
जब मैं स्टॉक रेट को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, किसकी लायबिलिटी है पे करने की? किसी की लायबिलिटी नहीं है, नोबडी कैन अर्न बाय हिमसेल्फ। तो 228 से डाल दिया है डीमी फिक्शन, पर इट इज नॉट पासिंग द टेस्ट ऑफ टोटल इनकम। तो जब आप ये एसेट बेचोगे तभी आपकी टैक्सेबिलिटी बनेगी। मैं क्लियर हूं आपको सर? सेम वे एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं, आप बोलोगे कोई और एग्जांपल भी हो सकता है, एग्जांपल देता हूं आपको एक और। लेट अस से अगर आपका क्लाइंट को बिल्डर है, आपका क्लाइंट को बिल्डर है, तो बिल्डर के केस में आप देखते हो फ्लैट्स के केस के अंदर सर 2 साल तक सर कोई रेंटल वैल्यू नहीं है, डीम्ड रेंट नहीं माना जाता, और 2 साल के बाद वो गलता है भैया एनुअल वैल्यू पे आपको रेंट पे टैक्स करना पड़ेगा। तो माय क्वेश्चन इज, नोबडी हैज एवर रेज दिस पर्टिकुलर इशू कि सर ये टोटल इनकम का टेस्ट पास कर रहा है क्या? मैंने सर प्रॉपर्टी किराए पे तो दी नहीं, जब किराए पे दी नहीं तो रेंट रिसीव नहीं हो रहा, तो बात खत्म हो गई। सेक्शन 5 का एक टेस्ट तो खत्म हो गया। अब दूसरा टेस्ट है एक्रूअराइज। एक्रूअराइज को इट इज वाला जजमेंट मैंने आपको समझा दिया, किससे लेना है? तो मेरा पर्सनल मानना ये है, अगर कोई बंदा आर्ग्यू करे इस रिलेशन पे कि सर ये सेक्शन 5 का टेस्ट पास नहीं कर रहा, तो मेरा पर्सनल मानना है सर ये इनकम टैक्सेबल नहीं हो सकती। तो अगेन प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, मैं बार बार आपको फोकस करता हूं, सर हमेशा बेसिक सेक्शन जो है सेक्शन 14 तक, उस पर ज्यादा ध्यान दें। 70% अगर आपका इनकम टैक्स अगर आपको जानना है, सेक्शन 14 तक आप अगर आप पढ़ लेंगे, 70% ऑफ इनकम टैक्स 17 के अंदर। सर यहाँ पे दो इशू की बात करता है, 43CA एंड 50C। तो पहली बात तो फिर अगेन मैं 50C के कंटेस्ट में बात कह रहा हूं आपको, सर 50C आपका पर्सनल एसेट है। अगर पर्सनल एसेट है, डोंट रिपोर्ट इट ओवर हियर। अब आप बोलोगे पॉसिबिलिटी हो सकती है नितिन भाई, क्या पता मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कैपिटल एसेट की तरह कर रखी है, तो यस नाउ यू हैव टू रिपोर्ट इट। तो जब प्लीज अप्रिशिएट करें, अगर आपका पर्सनल एसेट है, क्योंकि आपका ऑडिट सर बिजनेस का हो रहा है, तो रिपोर्ट मत करें 50C के कंटेक्स्ट में। पर मान लीजिए अगर आपका वो बिजनेस एसेट है जिसको आप बेच रहे हैं, 50C वाला आपकी ऑलरेडी उसके अंदर डाला हुआ है, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। पर जब आप रिपोर्ट करेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू 43CA एंड 50C। तो पहली बात तो आप ये मान के चले, वो 20% वाली बात खत्म हो चुकी है, वो कोविड पीरियड के लिए थी, दैट टू इन रिलेशन टू 50C, राइट? एक बात। दूसरी बात, अब जो इशू है ओनली 10% की बात है, और जो 10% है प्लीज अप्रिशिएट करें, वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का नहीं देखना, वो कंसेशन का देखना है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेट अस से आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए 75 लाख रुपए है, और हाइपोथेटिकली आपका कंसेशन मान लीजिए 65 लाख रुपीज है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा आपको, या फिर 68 लाख मान लेते हैं, 68 मान लेते हैं, 75 67 मान लेते हैं, ऐसे मान लेते 67 लाख, 67 लाख इज अ कंसिडरेशन, वेरास आपका जो सर्कल रेट है हाइपोथेटिकली वो है 75 लाख। तो लोग गलती क्या करते हैं, बोले 75 लाख की स्टैंप ड्यूटी है तो 10% उसमें से लेस करके चेक कर लेते हैं कि 67.5 तक कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं है सर। अप्रिशिएट कीजिएगा, आपको सर जो कंसिडरेशन है उसके ऊपर 10% चेक करना है, उसमें चेक करना है कि मान लीजिए अगर 67 लाख है तो 6,70,000 पे ऐड करेंगे, तो 67 लाख मतलब 6,70,000 जब ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा करीबन 73.70। तो क्योंकि 75 लाख 73.70 से ज्यादा है, तो यहां पे दिक्कत आ जाएगी। मैं क्लियर हूं आपको सर? या फिर अगर मैं इसे 68 लाख के हिसाब से देखूं, तो 68 लाख प्लस मान लीजिए 6,80,000 अगर ऐड करूं तो कितना बनता है सर? ये बनता है 74,80,000 रुपए, और जबकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है 75 लाख रुपीज। तो वाइजा वर्सा तो एक बार को हो रहा है, पर ये नहीं कवर हो रहा सर, यहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो हमेशा कंसिडरेशन का 10% देखना है सर, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का 10% नहीं देखना। मैं क्लियर हूं आपको? ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। नाउ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन टू 43CA, मैं 44AD में पीछे लेके जा रहा हूं, इसका टैक्स वर्ड से कोई लेना नहीं है। अप्रिशिएट करें, लेटर से नवनीत भैया का या फिर संधू साहब का कोई क्लाइंट है, या प्रवीण भैया का क्लाइंट है, हाइपोथेटिकली वो बिल्डर है या फिर वो प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास 2 प्लॉट पड़े हुए हैं, तो दोनों प्लॉट प्रवीण जी का क्लाइंट ने बेचा मान लीजिए 60-60 लाख रुपए की, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 80-80 लाख रुपए की थी। तो अगर प्रवीण जी 1,20,00,000 रुपए पे उसका जो भी 6% या 8% जो भी बना उस पर टैक्स पे करा देंगे, तो क्या होगा सर? इट इज गोइंग टू हैपन सर, एंड ऑफ द डे सर डिपार्टमेंट कहेगा ठीक है जी 1,20,00,000 पे तो 6% या 8% जो भी आपने दे दिया, प्लस जो 20-20 लाख का फर्क है वो मैं क्यों ना ऐड कर दूं। तो हमेशा एडवाइजेबल है 43CA में, 43CA के अंदर अगर अमाउंट आपका ज्यादा नहीं है और अगर आपको लग रहा है दिक्कत आ सकती है, तो सर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसको कंसेशन मान ले, उसको टर्नओवर मान ले, उसके हिसाब से अपना 6% या 8% जो भी प्रेजेंटिव प्रॉफिट दिखाना है वो उस हिसाब से दिखा दे, ताकि
आपकी बाकियों की एडिशन नहीं हो पाएगी। मैं क्लियर हूं आपको सर? अब आप बोलोगे कि नितिन भाई क्या 2000 ST की दिक्कत आ सकती है? सर जब मैंने वो 20-20 लाख रुपए ऐड किए, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सर बार्टर सिस्टम भी तो हो सकता है। सिर्फ मैंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऐड करने का मतलब ये थोड़ा है कि वो 20 लाख रुपए कैश मिल गया, क्या पता उसके मिलने में कोई बार्टर मिल गया हो। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो ये हो सकता है आप 1,20,00,000 रुपए अगर चेक से पेमेंट हुई है तो उसमें 6% दिखाते हैं, तो जो 40 लाख रुपए है, जो 20 लाख रुपए, उसमें 8% प्रॉफिट दिखाते हैं। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है, ठीक है भैया? भैया जरा 43 ये दोबारा रिपीट करना। जो प्रॉपर्टी वाला डिस्कस किया था हमने, हाँ प्रॉपर्टी वाला। हाँ मैं फिर से बोल देता हूँ भैया। मैंने आपको बोला भैया मान लीजिए आपके क्लाइंट है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, तो 43 तभी लग पाएगा जब वो स्टॉक इन ट्रेड होगा। लेट अस से वो दोनों प्लॉट 60-60 लाख रुपए के बिके इन कंसिडरेशन, पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80-80 लाख रुपए की, ठीक है भैया? नाउ अगर मान लीजिए आपने 1,20,00,000 रुपए 6% दिखा दिया या 8% दिखा दिया एज अ केस में भी, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? असल वो कहेगा 6 और 8% तो आपकी इनकम हो गई, क्यों ना 40 लाख रुपए मैं 43 CA में ऐड कर दूं आपकी। मैं क्लियर हूं आपको भैया? 43 CA में पूरा 40 लाख रुपए ऐड कर दो। तो मैंने आपको एडवाइस किया, कोशिश ये करो 43 CA वाला जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, अगर ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसी को आप अपना टर्नओवर मान लो। अब क्योंकि सर आपकी चेक से तो 1,20,00,000 रुपए आए हुए हैं, तो ऑफिस बात है सर, जो 6% है 1,20,00,000 पे ले पाओगे, बाकी 40 लाख क्योंकि चेक से नहीं आए, क्रॉस चेक से नहीं आए, तो ऐसे केस में उसे 8% दे दो। तो कई लोग आपसे आर्ग्यू करेंगे भैया क्या ये माना जाएगा ये 40 लाख रुपए इन हैंड कैश में मिल गया? तो सर ये कहीं नहीं लिखा हुआ, एप्रिशिएट करे, देयर कुड बी अ बार्टर सिस्टम आल्सो। बार्टर मतलब कैसे कि कुछ माल मैंने आपसे मंगा लिया, कुछ माल आपसे परचेज कर लिया, कुछ मुझे कहीं और लगाना था, उसके लिए मैंने परचेजिंग आपसे कर ली। मैं क्लियर हूं आपको सर? इट इज नॉट दैट कि कैश पेमेंट ही पेमेंट है, कंडीशन कुड बी एनीथिंग। मैं कहीं और पे कुछ काम करा रहा हूं, मैंने माल आपसे उठा लिया। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो ऐसे केस में क्योंकि ये अकाउंट पे चेक में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैंने बोला वो 40 लाख पे 8% दे दे और 1,20,00,000 रुपए पे आप 6% दे दे, उससे आपको बेटर ऑफ हो जाएगा। टर्नओवर आप पूरी सर 1,60,00,000 रुपए दिखा दे, बस मैंने